नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेब क्लासेस में। जहां हमारा आज का विषय होना है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में कल हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा विकसित कैसे हुई, किस तरीके से भाषा का हमारे समाज में प्रभाव पड़ा और किस तरीके से भाषा सामने आती है। तो मैंने आपसे कहा था कि भाषा एक प्रकार का हमारा संचार का माध्यम है, जिसमें हम अपनी बातों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यही हमारी भाषा है। तो भाषा यदि लिखी जा रही है और कही जा रही है तो इसके पीछे इसका मूल स्रोत क्या था, कहाँ से आई, किस तरीके से हम इसका विकास हुआ, वो हमने कल देखा था। ठीक है, और हमने अपने संविधान में भी देखा था कि किस तरीके से इसको संविधान में भी रूप दिया गया है। बाकायदा भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी वो हमने कल बात कर ली थी। और अनुसूची संख्या 8 में भी इसके बारे में डिटेल दिया गया है। और पूर्व में जब संविधान स्थापित हुआ था, संविधान का जब हमारा भारत में आगे लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जो कि मैं कल आपको बता चुका हूँ। और आगे बढ़ के हमारे 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं और आगे चल के हमारी अन्य भाषाएं जुड़ती हैं, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तब उसके बाद बात करते हैं कि हमारी भाषा में वास्तव में है क्या। हिंदी यदि देवनागरी भाषा हमारी लिपि से ली गई है तो इस भाषा के अंतर्गत जो स्वर है वो है क्या। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाषा क्या है। तो यदि मैं भाषा के बारे में कहूँ तो भाषा क्या है बच्चों, एक संचार का माध्यम। भाषा क्या है, संचार का माध्यम, कि हम इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी क्या बातें पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम भाषा को बोल रहे हैं, यदि आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, तो सुन किस लिए पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कंठ है, कंठ में ध्वनि है। तो एक हिसाब से हमारी जो मौखिक भाषा है जिसको हम बोल रहे हैं, उसकी मूल जो इकाई है वो क्या कहलाएगी, वो होगी अपने आप में ध्वनि। ठीक है, तो भाषा की यदि मैं मूल इकाइयों के बारे में बात करता हूं तो ये 2 प्रकार से होती हैं, एक हमारी लिखित और दूसरी हमारी मौखिक। क्योंकि मौखिक इसका मतलब है मैं आपको जब समझा रहा हूं तो समझाने में अपनी मैं ध्वनि का प्रयोग कर रहा हूं। तो अगर मेरी ध्वनि मेरे पास है तो ये क्या है, हमारी मूल इकाई है। जब ध्वनि है तब उसके बाद मैं आपको कुछ बता पा रहा हूं। ठीक है, और यदि मैं आपको फिर लिख रहा हूं, दिखा रहा हूं, तो ये हमारे क्या है, अक्षर। ठीक है, वर्ण है। और इन वर्णों को ही क्या कहा जाता है, लिखित भाषा की मूल इकाई कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये जो मूल इकाइयां हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार से होती हैं, मुख्य 2 प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी, एक तो मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की मूल इकाई, वो क्या होती है, तो हमारी मौखिक भाषा की जो हमारी मूल इकाई है वो होती है बच्चों ध्वनि, साउंड जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, जब मेरे पास ध्वनि है तब तो आप सुन पा रहे हैं। और यदि मैं कहूं दूसरे प्रकार की कौन सी होती है, तो लिखित भाषा की। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं ना, तो जैसे मैंने ल में छोटी की मात्रा लिखी तो ये वर्ण है। तो अपने आप में लिखित भाषा की मूल इकाई, तो लिखित भाषा की मूल इकाई क्या होती है, तो लिखित भाषा की मूल इकाई होती है वर्ण। तो हमारी लिखित भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या होती है, वर्ण। वर्ण का अर्थ क्या होता है, जैसे आप स्वर और व्यंजन देखते हैं, तो वर्ण वास्तव में है क्या, वर्ण हमारे 2 प्रकार से बांटे गए हैं हिंदी भाषा में। ठीक है ना, या तो हमारे कौन से होते हैं, या तो हमारे स्वर होते हैं अथवा हमारे व्यंजन होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार से होते हैं बच्चों, वर्ण हमारे 2 प्रकार के हैं। अभी 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक है हमारा स्वर, दूसरा है व्यंजन। एक है हमारा स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन। ठीक है, अब हमने देखा कि वर्ण हमारे 2 प्रकार के हैं, तो अब हमें वर्ण पढ़ने पड़ेंगे कि वर्ण कौन कौन से और किस तरीके से, कितने प्रकार के हैं, इनमें क्या क्या इसका भाषा स्वरूप है। तो चलिए हम बात करते हैं अब स्वरों के बारे में। स्वर क्या होते हैं, स्वर जब हम अपनी ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं, जब मैं अपनी आपको आवाज आपके पास पहुंच पा रही है मेरी, तो जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा रहा है वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसी के पश्चात हम व्यंजन के बारे में यदि बात करेंगे तो वह स्वरों की सहायता से बनते हैं, उसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा स्वर। तो स्वरों को जानने के लिए हम देखते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर क्या होते हैं, और स्वर में मुख्यतः मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है ना, तो स्वर क्या होते हैं, तो पहले तो स्वरों की हम परिभाषा लिख लें कि स्वर क्या है।
स्वर क्या है? वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र उच्चारित किया जा सकता है। स्वतंत्र उच्चारण का मतलब क्या है? यदि आप ओ कहते हैं, यदि आप उच्चारित करते हैं ओ, तो ओ में आप अपनी प्राण वायु का प्रयोग करते हैं, अपना कंठ का प्रयोग करते हैं, तदुपरांत आप कहते हैं ओ। फिर आप बात कीजिए आ की, तो आ में जब आप अपना पूरा मुंह खोलते हैं, अपना मुंह ओपन करते हैं, तो ओपन करने में आप साउंड करते हैं आ। फिर उसके बाद आप छोटी ई में आते हैं, तो ई में भी आपने क्या किया? एक प्रेशर दिया अपने कंठ को और आपने मुख से क्या निकाला? ई। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ओ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। तो हमारी ये क्या है? कुल हमारे स्वर हैं। ठीक है ना? सर आपने अंग और अह का नाम नहीं लिया, तो आपने सर अंग और अह खा गए क्या? नहीं। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और वो हमारे क्या होते हैं? अयोगवाह। क्या होते हैं बच्चों? अयोगवाह। ठीक है ना? बातें करते हैं। तो चलिए देखिए, अब वो हमने क्या कहा? अंग और अह, अंग और जो हमारे अह है, ये क्या है? हमारे अयोगवाह। क्योंकि देखिए अ हमारा पहले उच्चारित हो चुका है, और नासिका से हम जब उच्चारित करते हैं अंग, तो ये हमारा क्या हो गया है? अयोगवाह कहलाया। ठीक है? तो हमने जो अंग है, अंग को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। और जो हमारा अह है, इसे क्या बोला जाता है? विसर्ग। ध्यान दीजिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। तो अयोगवाह कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी है? तो दो हमारे अयोगवाह होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ध्यान दीजिएगा, भूलने की जरूरत नहीं है। अगर ये भूल जाते हैं तो आपका 1 मार्क्स 1/4 संख्या गई। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। अगला हम बात करते हैं इसकी मात्राओं की। अगला हम बात करते हैं इसकी मात्राओं की। अब इनकी कुल संख्या यदि मैं पहले आपसे बात करता हूं, मात्राओं की बात बाद में करेंगे, इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इनकी चलिए एक बार संख्या बताते हैं। तो गिनिए चलिए मेरे साथ। पहला है ओ, तो एक संख्या इसे दे दें। दूसरा है आ, दूसरा ई, तीसरा ई, चौथा उ, पांचवा ऊ, छठा री, सातवां ए, आठवां आई, नौवां ओ, दसवां और औ। ये हमारे कितने हो गए? 11। और दो हमारे जो अन्य हो गए, अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो आप आंसर देंगे 11। अयोगवाह कितने हैं? 2। ध्यान दीजिएगा, इसे भी अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब मात्राओं की संख्या ज्ञात करनी है। मात्राएं क्या होती हैं? जब आप 12 खड़ी पढ़ते हैं, क का की, तो उसमें आप क के पीछे मात्रा देते हैं। ठीक है ना? तो जब क की आप बात करते हैं, तो क के पीछे स्वतः ही अ आ जाता है, तब जाके आप व्यंजन को पूर्ण करते हैं। इसीलिए मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा, जो हमारे स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं वो होते हैं व्यंजन, और जो हमारे स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, वो क्या कहलाए? हमारे स्वर कहलाए। ठीक है ना? तो हमारी जो मात्राओं की कुल संख्या है, अब मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? चलिए अब मात्राओं के बारे में देखते हैं। मात्रा कौन कौन सी है? ठीक है, देखिए अ की कोई मात्रा आपने नहीं देखी। यदि आप लिखते हैं क, तो कोई मात्रा है? नहीं। ख, तो कोई मात्रा है? नहीं। बस इसने एक हमारे पूर्ण व्यंजन को पूरा कर दिया। ठीक है? अब हम बात करते हैं आ की। तो आ के पीछे एक मात्रा लगती है, जैसे आप का की बात करेंगे। ठीक है? क के पीछे मात्रा लगी। की, अगर आप छोटी ई की बात करते तो मात्रा लगती है, बड़ी ई मात्रा लगती है, उ, छोटा ऊ की मात्रा लगती है, बड़ा ऊ मात्रा लगती है, री नीचे से दिखे मात्रा लगती है, ए मात्रा लग गई, आई मात्रा लग गई, ओ मात्रा लग गई, औ मात्रा लग गई। ठीक है ना? और अनुस्वार और विसर्ग तो स्वयं में आगे बढ़ते ही हैं संस्कृत में। ठीक है? तो इसी तरीके से आप 12 खड़ी को भी लिख सकते हैं। तो यदि हम 11 में से एक अ को छोड़ दें, तो मात्राओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। तो मात्राओं की कुल संख्या कितनी है? 10। विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, स्वरों की संख्या कितनी है? हमारे 11। मात्राओं की संख्या कितनी है? तो 10। अब स्वरों के साथ ही आप मात्राओं को भी बराबर 11-11 नहीं करेंगे, क्योंकि दो हमारे क्या है? अयोगवाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इनको हम जब उच्चारित करते हैं, तो उच्चारण करने में इनका स्थान कहां आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं इनके स्थान में। तो उच्चारण के अनुसार जब आप देखते हैं, तो हमारे स्वरों में
कुछ तो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं, ठीक है ना, और कुछ हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे आपने अभी उच्चारण किया, एक बार चलिए दोबारा एक बार लिख लेते हैं। लिखिए अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, तो जब आप इनका उच्चारण करते हैं, तो आप जब अ का उच्चारण करते हैं, तो अ का उच्चारण करते समय आपकी ध्वनि बहुत जल्दी आपको मिल जाती है। ठीक है, जैसे आपने बोला अ, आपने बोला इ, फिर आपने बोला उ, आप क्योंकि नीचे स्वर में बात कर रहे हैं ना। अगला है हमारा री। तो हमारे इस आधार पर हमने इसको उच्चारण के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। तो कितने भाग में बांटा गया है इनको? 3 भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन से होते हैं? चलिए पहला लिखते हैं। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, इसी को क्या बोला जाता है? लघु स्वर या मूल स्वर। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता है हमारा? दीर्घ स्वर, दीर्घ या गुरु, गुरु का मतलब होता है बड़ा स्वर। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होता है? प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। ठीक है, अब सर आप तो दीर्घ भी कह रहे हैं, प्लुत भी कह रहे हैं और लघु भी बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिनके उच्चारण में आपको न्यूनतम समय लगता है। उच्चारण में न्यूनतम समय लगे, वो क्या है? हमारे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं बच्चों? अब इनके बारे में भी तो लिखना है। ये हैं कौन कौन से? तो अभी हमने बात की अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो हमारे मुख्य रूप से इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या 4 है। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ठीक है, ये 4 के 4 हमें प्राप्त हो चुके हैं। अगला हम बात करते हैं किसके बारे में? गुरु स्वर या दीर्घ स्वर के बारे में। तो हमारे दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लेते हैं। जो ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जो हमारे मूल स्वर है उन्हें छोड़ के अगले जितने भी हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो जो हमारे अन्य 7 हैं, ठीक है, 11 में से 4 घटा दिए तो 7 बच गए, और 7 जो बचे हैं वो हमारे क्या हैं? दीर्घ या गुरु स्वर हैं। तो आप इन्हें स्वयं यहाँ पर लिख लीजिएगा। कौन कौन से हैं? एक तो आ है, एक तो बड़ी ई है, एक बड़ा ऊ है, एक ए, आई, ओ और औ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? प्लुत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगे। 3 गुना समय लगे, तो वो कौन से होते हैं? जैसे यदि आप बात करते हैं, आपने बहुत प्रचलित शब्द स्वर सुना होगा जिसे हम बोलते हैं क्या? ओम। आप इस तरीके से देखते हैं ना, पर इसका उच्चारण कहाँ होता है? ओ, उ, म। तो इसको उच्चारण करने में कितना समय लगा? 3 गुना समय लगता है। पहले ही बता दूं कितना समय लगा? 3 गुना समय लगता है। और यदि मैं एक और हमारा अक्षर आता है इस तरीके से, ठीक है, इसका उच्चारण भी आप देखते होंगे। जैसे एक तो बोलते हैं, हमने बोला राम, र में आ की मात्रा म। एक होता है राम, ठीक है, जिसको हम अपने मेडिटेशन के टाइम पे प्रयोग करते हैं। ये डॉ नहीं है बच्चों, ये राम है। ठीक है, औ को आप थोड़ा लंबा खींचेंगे तो राम हो गया। ठीक है, अगला हमारा क्या होता है? हमने तो इस तरीके से बांट दिया, उच्चारण के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांट दिया है। अगला हमारा भाग कौन सा आता है? हमारी जिह्वा के अनुसार, क्योंकि हम कंठ का प्रयोग करके हमने सारे स्वरों का उच्चारण तो कर लिया, अब हमारी बची जिह्वा। तो जिह्वा के अनुसार जो स्वर है वो कितने प्रकार से बांटे जाते हैं? आप यदि अपनी जिह्वा को देखें, आप अपनी जिह्वा के आधार पर 3 भाग में इसको बांटेंगे। ठीक है, आप अपनी जिह्वा को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। तो मान लीजिए कि यह आपकी जिह्वा है, तो इसको
तीन भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे? तीन भाग में। आपकी जिह्वा का ये अग्र भाग हो गया, ये आपका मध्य भाग हो गया, ये आपका पश्च भाग हो गया। चलो इसे लिख ही लेते हैं। अग्र भाग और ये हमारा मध्य भाग और ये हमारा पश्च भाग। ठीक है, तो हमारा जो मध्य भाग है, मध्य भाग में हमारे कौन कौन से स्वर आते हैं भाई? हमारे अग्र भाग में क्या कौन कौन से आते हैं? एक तो छोटी ई आती है, एक बड़ी ई आती है, एक ए आता है और एक आई आता है। अगला मध्य भाग में केवल ओ आता है। ठीक है, और अन्य जितने बचे वो हमारे पीछे चले गए। कौन कौन से बचे हमारे? आ बच गया, फिर उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर उसके बाद हमारा री बच गया, ओ और औ बच गया। ठीक है ना, तो मध्य में केवल हमारा ओ आता है, अग्र में हमारे चार आ गए और अन्य बचे हुए हमारे कहाँ आ गए? पीछे आ गए। तो जिह्वा, जीभ के आधार पर, ये आधा ह है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जिह्वा है, तो जिह्वा के अनुसार तीन भाग में हमने बांट दिया। अगला, स्वर तंत्रों के आधार पर, जब आप इसको कंठ से उच्चारित कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपके कंठ में भी बल दे लग रहे हैं। ठीक है ना, तो कंठ का उच्चारण किया आपने, कंठ के बाद तालव्य का उच्चारण किया, फिर मूर्धा का उच्चारण किया, फिर दंत का उच्चारण किया, तद उपरांत आपने ओष्ठ का उच्चारण किया। तो स्वर तंत्रों के आधार पर, वैसे स्वर तंत्र हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वर तंत्र 5 प्रकार के हो गए। ठीक है, और इसके जो हम प्रकार लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आया हमारा? कंठ्य, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य या मूर्धा, चौथा दंत्य, पांचवा ओष्ठ, ओष्ठ माने होठ। ठीक है, तो कितने प्रकार में बांट दिया? 2, 3, 4 और 5। तो हमने क्या देखा कि स्वर तंत्रों के आधार पर हमने 5 प्रकार से तो बांट दिया है। अब 5 प्रकार से जो बांटा हुआ है, इन्हें अब हम लिखेंगे। तो कंठ में कौन कौन से आते हैं? अ और आ। ठीक है, ओ और आ हमारे कहाँ आते हैं? कंठ में आते हैं। ठीक है ना, कंठ में हमारे ओ और आ जाते हैं। फिर इसके बाद छोटी ई और बड़ी ई हमारे कहां पर आ गए? तालव्य में ए और आई। ठीक है, ए आई को यहां पर भी रखा जाता है और ये वास्तव में है क्या? कंठ तालव्य स्वर। ये है क्या? कंठ्य तालव्य स्वर। कई बार यूकेएसएससी, यूकेपीएससी ने पूछा है कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं, तो ए और आई। अगला हमारा आता है मूर्धा। तो मूर्धा में कौन सा है हमारा? अब मूर्धा को देखेंगे, मूर्धा में केवल हमारा री आता है, री से ऋषि। ठीक है, दंत्य में हमारा कोई भी स्वर नहीं है। और इसके बाद हमारा ओष्ठ में कौन कौन सा आ जाता है? अन्य बचे हुए कौन कौन से? उ, ऊ, ओ और अ। ठीक है, उ, ऊ, ओ, औ, ये हमारे क्या हो गए? हमारे ओष्ठ के अधीन आ गए। और ओष्ठ में ही जो हमारे ओष्ठ में जो हमारे ओ और औ है ना, इसको एक बार और अच्छे से देख लें। ओ और औ है जो, ये क्या है बच्चों? ये है हमारे दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ में, होठों का जिसमें प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या है? दंतोष्ठ हो गए। ठीक है ना, ये कंठ तालव्य है, अति महत्वपूर्ण। ए और आई हमारे क्या है? कंठ तालव्य। ओ और औ हमारे क्या है? दंतोष्ठ है। ठीक है ना, तो हमारा अभी तक का जो हमने पढ़ा, स्वरों के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए हम केवल स्वर पढ़ते हैं, कल हमारा व्यंजनों का भाग रहेगा। व्यंजन में भी इसी तरीके से हम बांटेंगे और हम आगे को इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।